क्रांति की शुरुआत हुई तो फसलों की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कनाल यानी कि नहर को माना जाता। परंतु 1970 के दशक के आखिरी सालों तक खेत के कुओं और ट्यूबवेल्स, जिसको आप बोरिंग भी कहते हो, इन्हें सिंचाई के लिए एक प्रमुख स्रोत माना जाने लगा। परंतु आज भी भारत में सिंचाई का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो नहर परियोजना ही है, यानी कि कनाल सिस्टम ही है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की कुछ एक प्रमुख नहरों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक नहर क्या होती है, कैसे काम करती है और कितनी प्रमुख नहरें हैं जिनसे सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि एक नहर होती क्या है। तो देखो, यहाँ आपको दो जल निकाय नजर आ रहे होंगे, यानी कि ऐसे स्रोत जिनके पास जल है। अगर हम इन दोनों के बीच में एक ऐसा रास्ता बना दें जिससे कि इन दोनों का पानी आपस में शेयर हो सके, तो ऐसी स्थिति को आप एक जल मार्ग कहोगे, मानव निर्मित जल मार्ग। और उसी मानव निर्मित जल मार्ग को हम नहर के नाम से जानते हैं या फिर कनाल के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति में अगर आपके पास कोई नदी है, इसको भी जल निकाय कहेंगे क्योंकि इसके पास भी बहुत सारा पानी होता है। अगर उस नदी से मैं एक जल मार्ग बना देता हूँ और वहाँ से पानी बहता हुआ आता है जो खेतों तक जा सके और सिंचाई कर सके, तो ऐसी स्थिति में इसे भी नहर कहा जाएगा या फिर कनाल कहा जाएगा। और तीसरी स्थिति के अंदर अगर मान लो कि कोई नदी बह रही है और वहाँ से मैंने एक जलमार्ग बनाया है और पानी चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे एक टरबाइन लगी हुई है और टरबाइन घूम रही है, उसकी वजह से जल विद्युत बन रही है, तो इसे भी एक कनाल कहा जाएगा। तो एक नहर या कनाल वो मानव निर्मित रास्ता होता है जिससे कि जल गुजरता है और उस जल की मदद से हम सिंचाई भी कर सकते हैं, जल विद्युत भी पैदा कर सकते हैं और दो निकायों को आपस में जोड़ भी सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि एक नहर क्या होती है, एक मानव निर्मित जल मार्ग। तो अब सवाल पैदा होता है कि एक नहर बनती कैसे है। तो देखो, आम तौर पर एक ऊंचे स्तर पर जो जल निकाय होता है, जल का स्रोत होता है, वहां से एक रास्ता बनाया जाता है जहां से पानी बहता हुआ आएगा और गुरुत्वाकर्षण की मदद से ये पानी लंबी दूरी तय कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी पहाड़ पे कोई नदी है या फिर कोई तालाब है, तो वहाँ से एक रास्ता बना दिया जाए तो वो पानी जो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा और काफ़ी दूर तक चला जाएगा, तो इससे जल आपूर्ति पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ नहरें ऐसी भी होती हैं जो नीचे वाले स्तर पे बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसे बनाई जाती हैं कि पानी को ऊपर ले जाया जा सके। उसके लिए उसके बीच में लॉक लगाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लॉक। इसमें होता यह है कि पानी बढ़ता है, इससे जहाज़ ऊपर जा रहा है, फिर दूसरे लेवल पे पहुंच गया, फिर पानी बढ़ेगा, फिर जहाज़ ऊपर जाएगा, फिर पानी बढ़ेगा, फिर जहाज़ ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से पानी के स्तर को घटा के या बढ़ा के हम पानी को नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। भाई, अगर ऊपर से नीचे लाना है तो ग्रेविटी काम करेगी, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना है तो कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, ऐसे लॉक बनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके की नहरें होती हैं। कुछ ऊपर से नीचे भी आती हैं, कुछ नीचे से ऊपर भी जाती हैं। अब ज्यादातर नहरें उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां कोई स्थायी पानी का स्रोत ना हो। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कोई स्थायी पानी का स्रोत नहीं है, सूख जाता है पानी, तो ऐसे में नहरों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कई जगहों पे ऐसी मिट्टी होती है जो नीचे से उपजाऊ होती है, मतलब गहरे में उपजाऊ होती है। कुछ मिट्टी तो ऊपरी रूप से उपजाऊ होती है, तो वहाँ आप उगा सकते हो, लेकिन कुछ मिट्टियाँ ज़मीन के नीचे होती हैं जो उपजाऊ होती है और उन तक पानी पहुँचाने के लिए नहर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में वहाँ भी नहर बनाई जाती है। यही कारण है कि आपको ज़्यादातर नहरें उत्तरी भारत में देखने को मिलेंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार इत्यादि। अगर आप बात करोगे दक्षिणी हिस्से की, प्रायद्वीपीय भारत की, तो वहाँ पे आपको पठार और चट्टान ज़्यादा मिलेंगे और वहाँ पे नदियों की भी कमी नहीं है। ज़्यादातर नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो ऐसे में वहाँ ज़्यादा नहरें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, सिर्फ उत्तरी भारत में देखने को मिलती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उत्तरी भारत की नहरों को समझने से। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली इंपॉर्टेंट नहर है ऊपरी गंगा नहर। देखो, चूंकि उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बहती है तो उसमें से कई सारी नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से प्रमुख है ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण 1854 में पूरा हुआ था और इसकी लंबाई तकरीबन 137 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि ये नहर हरिद्वार से अलीगढ़ तक जाती है और इसका महत्व ये है कि ये सिंचाई के लिए भी काम आती है और जल परिवहन के लिए भी काम आती है। आप चाहें तो इसमें नौकायन कर सकते हैं। पहले आप मेरठ से कानपुर जा सकते हैं और कानपुर से प्रयागराज भी जा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नहर हो जाती है जिससे सिंचाई भी होती है और जल परिवहन भी होता है। ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर के बाद आती है आपकी निचली गंगा नहर। आप लोग देख सकते हो ये नहर जो है अलीगढ़ से लेके बाकी ज़िलों तक जाती है। ये अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, इन सारे ज़िलों के अंदर सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? निचली गंगा नहर। इसका महत्व जो है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा है। ये जो ऊपरी गंगा नहर है इसके अंदर तो जल परिवहन होता है, लेकिन ये जो निचली वाली है ये कृषि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक और नहर आती है जिसका नाम है शारदा कनाल।
शारदा कनाल का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत हुआ था और इसका जो मुख्य स्थान है वो उत्तराखंड के चंपावत ज़िले से शुरू होती है, जहाँ पे एक नदी बहती है शारदा नदी, वहीं से इस नहर की शुरुआत होती है। इसका विस्तार तकरीबन 350 किलोमीटर तक है और इसीलिए ये यूपी की सबसे लंबी नहरों में से एक है। सिंचाई की बात करें तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानगढ़, फैज़ाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, गाज़ीपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे ज़िलों के अंदर इससे सिंचाई होती है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण कनाल है शारदा कनाल। इससे कृषि विकास और आर्थिक विकास के अंदर बहुत मदद मिली है। शारदा कनाल के बाद आती है पूर्वी यमुना कनाल, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल के अंतर्गत ही हुआ था। बात करें इसके स्थान की तो ये यमुना नदी से निकली है और कई ज़िलों के अंदर फैली हुई है उत्तर प्रदेश के, जैसे कि बुलंदशहर, हापुड़, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली इत्यादि। इन सभी ज़िलों के अंदर इस नहर से सिंचाई होती है, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि शहर में जल निकास की दिक्कत पैदा हो जाती है। कभी कभी इसका पानी जो है शहर में जमा हो जाता है और जो पानी है निकलने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो ये समस्या इसके साथ है पूर्वी यमुना कनाल के साथ। अब बात करते हैं हम लोग आगरा कनाल के बारे में। आगरा कनाल का जो उद्गम है वो दिल्ली के ओखला से होता है। दिल्ली में ओखला नाम की एक जगह है, वहाँ पे यमुना नदी से ये कनाल निकलती है। इसकी लंबाई तकरीबन 230 किलोमीटर है। बात करें इसके सिंचाई क्षेत्र की तो आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, भरतपुर और दिल्ली के कुछ हिस्सों में इससे सिंचाई की जाती है। इसका महत्व कृषि के उत्पादन में वृद्धि और क्षेत्र के विकास में योगदान देना है। मतलब इसकी वजह से जो क्षेत्र है इसके आसपास का, उसमें काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक और नहर की जो यूपी के अंदर है, वो है बेतवा नहर। बेतवा नहर वास्तव में एक स्वतंत्र नहर नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है, बड़ी परियोजना का हिस्सा है, जिसे आप केन बेतवा लिंक परियोजना कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। कहने का मतलब ये है कि जो केन नदी है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी होता है, उस पानी को बेतवा नदी के अंदर पहुंचाने के लिए ये परियोजना बनाई गई थी। इस परियोजना का विशेष लाभ जो है वो बुंदेलखंड को मिला है। बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित एक क्षेत्र है, जहाँ पे सिंचाई के लिए पानी नहीं था, पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो उन सब के लिए स्पेशली ये परियोजना बनाई गई थी, जिससे कि बुंदेलखंड का विकास हो सके, और हुआ भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये बेतवा नहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड के लिए, इसको आपको याद रखना। तो ये 6 नहरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के लिए, इनको आप याद रख लो। अब हम बात करते हैं पंजाब के बारे में। जी हाँ, पंजाब में वैसे तो 5 नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कनाल बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी बारी दोआब नहर। इस नहर का उद्गम स्थल जो है वो पंजाब में पठानकोट के निकट मधुपुर से होता है। इसमें जो पानी है वो रावी नदी से आता है और इसका उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य, वो सिंचाई है। इसके सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर, तरन तारन, कठुआ और गुरदासपुर, इन ज़िलों में जो बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है वो इसी नहर की मदद से होती है, ऊपरी बारी दोआब नहर की मदद से। इसका जो निर्माण है वो बेसिकली ब्रिटिश काल के अंदर हुआ था और इसकी मदद से यहाँ पे आर्थिक और कृषि विकास काफ़ी हद तक हो पाया। तो ऊपरी बारी दोआब नहर को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सरहिंद नहर के बारे में। पंजाब में सिंधु नदी प्रणाली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है सरहिंद नहर, इसको याद रखना ज़रूरी है। इसका उद्घाटन 1882 में हुआ था और इसका जो उद्गम स्थल है वो पंजाब के रूपनगर ज़िले में रोपड़ हेडवर्क्स नाम की जगह से होता है। इसको याद रख लो, रोपड़ हेडवर्क्स, रूपनगर ज़िला, पंजाब। जो सतलज नदी का पानी है वो इसके अंदर आता है और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई ही है। अगर बात करें इसके सिंचाई क्षेत्र की तो पंजाब के मालवा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से की सिंचाई इस नहर से ही होती है, जो पहले आंशिक रूप से शुष्क क्षेत्र था, लेकिन इस नहर की मदद से इसमें पानी आया और ये बेहद उपजाऊ बन गया। कौन सा क्षेत्र? मालवा क्षेत्र, इसको याद रखना है। तो ये हो जाती है सरहिंद नहर। इसके बाद हम बात करते हैं भाखड़ा नहर के बारे में। जी हाँ, भाखड़ा नांगल डैम जहाँ बना हुआ है वहीं से ये नहर निकलती है। इसका जो उद्गम है वो भाखड़ा बांध से होता है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बना हुआ है। इसके अंदर सतलज नदी का पानी आता है और इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इसका प्रमुख लाभ ये है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में लाखों हेक्टेयर की जो भूमि है उसकी सिंचाई इस नहर से होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है।
मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा योजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, इसको याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाखड़ा नहर। इसके बाद हम बात करते हैं बिस्ट दोआब नहर के बारे में। इसका जो स्थान है वो पंजाब राज्य के बिस्ट दोआब क्षेत्र में है, मतलब इस क्षेत्र के अंदर से ये नहर शुरू होती है। सतलज और ब्यास नदी का पानी इसके अंदर आता है। स्पेशली इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना ही है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 805 किलोमीटर है और इसकी क्षमता कितनी है, 1452 क्यूसेक पानी की क्षमता है। देखो ये बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इतनी क्षमता से इसका इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ कमियां भी आई हैं इस नहर के अंदर, उनको सुधारा जा रहा है जिससे कि इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। और चूंकि ये इतनी बड़ी नहर है तो जाहिर सी बात है कि इससे कृषि और आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नहरें हो जाती हैं पंजाब के अंदर, इनको आप ज़रूर याद रखना, प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की प्रमुख नहरों के बारे में। हरियाणा में पश्चिमी यमुना कनाल बहती है। देखो मैंने आपको इससे पहले पूर्वी यमुना कनाल के बारे में बताया था, लेकिन उसका जो पानी है वो मुख्य रूप से कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है। पश्चिमी यमुना कनाल का जो उद्गम है वो हाथनी कुंड बांध से होता है, जो कि यमुना नदी पे बना हुआ है। इसमें यमुना नदी का पानी ही आता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिंचाई के साथ साथ जल आपूर्ति पूरी करना है। इसका लाभ जो है वो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लाखों हेक्टेयर भूमि को मिलता है, मतलब वहाँ पे जो लाखों हेक्टेयर भूमि है वो इसी से सिंचाई होती है। तो पूर्वी यमुना कनाल की तरह आप पश्चिमी यमुना कनाल को भी याद रख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाखड़ा कनाल के बारे में, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की थी पंजाब के अंदर। चूँकि मैंने कहा था कि इसका पानी हरियाणा को भी मिलता है, तो हरियाणा के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको वैसे के वैसा आप याद रख सकते हो। यहाँ पे जो तीसरी कनाल है हरियाणा के अंदर महत्वपूर्ण है वो है जूही कनाल। जूही कनाल जो है वो हरियाणा राज्य के भिवानी ज़िले के अंदर है, और ये जो कनाल है ये एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत बनी है। अब ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नहरें ऊपर से नीचे आती हैं तो कुछ नीचे से ऊपर भी जाती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं तो कुछ नीचे से ऊपर भी जाती हैं। इसके नाम से आप पता लगा सकते हो कि लिफ्ट है, यानी कि ये नीचे से ऊपर जाएगी। पानी को उच्च भूमि स्तर तक पहुंचाने के लिए ये परियोजना बनाई गई थी। स्पेशली क्या है कि नीचे स्तर पे तो पानी है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ऊपर ले जाना है पानी को। इसकी लंबाई तकरीबन 169 किलोमीटर है और इसका सिंचाई क्षेत्र 32,000 हेक्टेयर है। इसको याद रखना, सवाल बना है। इस नहर का जो लाभ है वो भिवानी ज़िले को तो मिला ही है, लेकिन भिवानी के आसपास जो अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे भी कृषि हुई है, वहाँ पे भी कृषि लायक बना है वो एरिया, सिर्फ इस नहर के पानी की मदद से। तो जूही कनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखना है। इसके बाद एक और कनाल आती है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है गुरुग्राम कनाल। गुरुग्राम या फिर गुड़गांव कनाल आप इसको कह सकते हो। इसका जो स्थान है वो हरियाणा राज्य के अंदर है। इसका जो उद्गम है वो आपके यमुना नदी की एक शाखा से होता है। इसका उद्देश्य भी सिंचाई है और इसका महत्व भी ये है कि इससे कृषि विकास हुआ है। हालांकि इस नहर के आसपास कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि चूँकि ये शहर से होके गुजरती है तो शहर में एक बढ़ती जनसंख्या है, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो उस वजह से पानी की मांग भी बढ़ रही है। तो इस नहर के जल स्तर पर दबाव भी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नहरें हो जाती है हरियाणा की, इसको आप याद रख लो। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे बिहार। जी हाँ, बिहार चलते हैं एक बार। बिहार में 3 इंपॉर्टेंट कनाल्स हैं। सबसे पहले आती है सोन कनाल। सोन कनाल जो है बिहार राज्य में मौजूद है। इसका उद्गम होता है सोन नदी से। सोन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है बिहार के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है और इसका जो महत्व है वो कृषि विकास है। सोन नहर बिहार के कई ज़िलों को सिंचित करती है और इसी नहर ने बिहार के खाद्य उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, मतलब इससे खाद्य उत्पादन काफ़ी बड़ा है और यह नहर जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो सोन कनाल को आपको याद रखना है। इसके बाद आती है आपकी कोसी कनाल। कोसी कनाल जो है एक्चुअली 2 नहरों का संबंध है। यहाँ पे 2 नहरें हैं, एक है पूर्वी कोसी नहर और एक है पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर जो है इन दोनों का उद्देश्य सिंचाई करना है, और जो पूर्वी नहर है वो पूर्वी भाग के अंदर सिंचाई करती है और जो पश्चिमी नहर है वो पश्चिमी भाग के अंदर सिंचाई करती है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे कैसे याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और नहर है बिहार के अंदर, वो है गंडक नहर। गंडक नहर जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्गम जो है आपके गंडक नदी से होता है और इसका उद्देश्य ये है कि जो यूपी और बिहार है उसके एक बड़े हिस्से की सिंचाई करना। दोनों ही राज्यों में सिंचाई के लिए काम आती है गंडक नहर, इसको आपको याद रखना है।
तो 3 इंपॉर्टेंट नहरें हो जाती हैं आपके बिहार के अंदर। एक हो जाती है सोन कनाल, एक हो जाती है कोसी कनाल और एक हो जाती है गंडक कनाल। अब बिहार से हम राजस्थान की तरफ आ जाते हैं एक बार फिर। राजस्थान के अंदर एक इंपॉर्टेंट कनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर या फिर इंदिरा गांधी कनाल। अब इसका नाम आपने सुना होगा। इसे थार मरुस्थल की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि थार मरुस्थल की तरफ कोई स्थायी जल स्रोत नहीं है, तो ये कनाल स्पेशली इस मरुस्थल के लिए ही बनाई गई थी। इस कनाल का जो उद्गम है वो हरके बैराज से शुरू होता है। हरके बांध जो कि पंजाब के अंदर है, सतलज और ब्यास नदी का संगम जहाँ होता है वहीं से ये कनाल निकलती है। मतलब सतलज और ब्यास दोनों का पानी इसके अंदर होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 445 किलोमीटर है और इसका उद्देश्य ये है कि थार मरुस्थल में सिंचाई करना और विकास करना। इसका जो लाभ हुआ है वो ये है कि राजस्थान के एक बड़े हिस्से में सिंचाई हो पाई है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, रोजगार सृजन हुआ है और क्षेत्रीय विकास भी इसकी वजह से हो पाया है। मतलब जिस क्षेत्र में एक कनाल है उस क्षेत्र का विकास भी हो पाया है। इस नहर ने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया है तथा इससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। तो इंदिरा गांधी कनाल ज़रूर याद रखना, राजस्थान से सवाल ज़रूर बन सकता है। अब आखिर में हम एक और नहर की बात कर लेते हैं जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर इंपॉर्टेंट नहर है। इस नहर का नाम है बंकिंघम नहर। जी हाँ, नाम से समझ गए होंगे कि ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ था। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तकरीबन 796 किलोमीटर लंबी नहर है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग हुआ करता था, लेकिन जब रेलवे और सड़क विकास हुआ तो इसका उपयोग थोड़ा सा कम हो गया और साथ ही इसके कई हिस्सों में प्रदूषण भी बढ़ गया और पानी की गुणवत्ता खराब हो गई, तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर आप वर्तमान स्थिति की बात करोगे तो इसके कुछ भागों में आज भी मछली पालन जारी है और कुछ भागों का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये नहर भी इम्पॉर्टेंट है, बंकिंघम नहर, इससे सवाल बन सकता है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं भारत की कुछ प्रमुख नहरें जिनसे सवाल बनता है। इसके अलावा और भी नहरें हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ इनको भी हम कवर कर देंगे। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट नहरें हैं, इनको आप याद रख लो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी।